शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत प्राचीन काल से ही एक अग्रणी राष्ट्र रहा है। तक्षशिला और नालंदा जैसे ऐतिहासिक विश्वविद्यालयों की एक वैश्विक पहचान रही है, जिनमें न केवल भारत के बल्कि पूरी दुनिया से छात्र यहां अध्ययन और अनुसंधान के लिए आते थे। उसी तर्ज पर वसुधैव कुटुंब की सोच को आगे बढ़ाते हुए सभी सार्क देशों ने मिलकर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, जिसकी अगुवाई भारत कर रहा है। और इस अनूठी और अद्वितीय विश्वविद्यालय की कमान भारत सरकार ने जाने माने शिक्षाविद एवं आईपी यूनिवर्सिटी के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर के अग्रवाल के हाथों में सौंपी है। शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों में एक विश्वस्तरीय नाम डॉक्टर के अग्रवाल से दैनिक भास्कर एनसीआर ब्यूरो चीफ संजय शर्मा ने खास बातचीत की। तो सारे पीएचडी स्टूडेंट्स को ट्यूशन फ्री, हॉस्टल फ्री और 25,000 रुपया स्कॉलरशिप भी मिलता है, जिसको हम अगले साल से 600-800 करने जा रहे हैं। शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत हमेशा से एक अग्रणी राष्ट्र रहा है। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की ख्याति पूरे विश्व भर में रही है। उसी की तर्ज पर और वसुधैव कुटुंब की थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए एक सार्क देशों ने आपस में मिलकर सार्क यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है और यह यूनिवर्सिटी अपने आप में पूरे विश्व में एक अनूठी है। और इस यूनिवर्सिटी की कमान शिक्षा के क्षेत्र में एक जाने माने चेहरे आईपी कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर प्रोफेसर के अग्रवाल जी मौजूद हैं। आज हमारे साथ खुद इस शिक्षा क्षेत्र के पितामह कहे जाने वाले डॉक्टर के अग्रवाल जी स्वयं मौजूद हैं, जो बताएंगे कि इस यूनिवर्सिटी के गोल्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं और इस यूनिवर्सिटी की परिकल्पना क्या है। प्रोफेसर साहब, आपका दैनिक भास्कर परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप इतना बड़ा नाम है और एक नई परिकल्पना की गई है इस विश्वविद्यालय की, तो इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए कि क्या पर्पस रहा है इस यूनिवर्सिटी का। ऐसे है संजय जी, ये कंसेप्ट तो काफ़ी पुराना है और ये यूनिवर्सिटी भी 10 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन क्योंकि पहले एक टेम्परेरी प्रेमिसेस में थी तो इसलिए इसकी विजिबिलिटी इसकी नहीं हो पाई। फिर इसका अपना कैंपस अभी बना पिछले साल, उसमें शिफ्ट हुआ। कंसेप्ट ये था कि सार्क देश जो हैं ये सारे आपस में पड़ोसी देश हैं और इनमें काफ़ी समानताएं हैं। कुछ विविधताएं भी हैं, लेकिन विविधताएं ज़्यादा पॉलिटिकल हैं, लेकिन कल्चर और फौना फ्लोरा के लिहाज से काफ़ी समानताएं हैं। और ये भी एक बात थी कि भारत इन सब में सक्षम है फाइनेंशियली और बाकी देश उससे भी थोड़ा वीक हैं। सारे सार्क देशों का उसको सर्व किया जा सके, उसलिए सब लोग खर्चा पूल कर लें। तो भारत ने उस समय ये कमिट किया कि लैंड हम देंगे, बिल्डिंग सारी हम बनवा देंगे और जहाँ तक रनिंग एक्सपेंसेस का सवाल है उसमें एक फार्मूला कोई बना आपस का कि कैसे इसको शेयर करना है। भारत लगभग 58 से 60% खर्चा देता है, इसी तरह पाकिस्तान रफली 10% देता है। तो इस तरह से करके एक फार्मूला बना जिसके अंतर्गत ये यूनिवर्सिटी को ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर सारे देश देते रहे और लैंड एंड बिल्डिंग भारत ने दी। डॉक्टर साहब, अगर प्राचीन समय की बात करें तो भारत का अतीत बड़ा गौरवशाली रहा है। हाँ। और बड़े बड़े विश्वविद्यालय हमने दिए, पाणिनि से लेके बाणभट्ट जैसे वैज्ञानिक हमारे यहाँ पे रहे। बीच में लैब्स आया और छोटे छोटे अनुसंधान भी बाहर विदेशों में छोटे छोटे देशों द्वारा होने लगे। तो हमारे अनुसंधान में और हमारे विश्वविद्यालय में कहाँ खोट आ गया, कहाँ कमी रह गई जो पूरी नहीं हो पाई? मेरे हिसाब से संजय जी इन चीज़ों का बहुत क्लियर तो जस्टिफिकेशन नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल से एक तो हमारे अपने देश की जो परंपरा थी शुरू में बहुत ज़्यादा हम एडवांस थे। उसके बाद एक तो उस समय प्रिंटिंग तो दूर, राइटिंग की साइंस भी नहीं थी शुरू में, तो इसलिए नॉलेज लिखा नहीं गया, नॉलेज छपा नहीं। इसीलिए हमारे ग्रंथों को अभी भी श्रुति बोलते हैं, क्योंकि सुन के ही ग्रहण किया। अब एक से दूसरे ने सुन के कितना ग्रहण किया और आगे कितना चला, तो उससे काफ़ी ज्ञान हमारा लुप्त हो गया। और फिर उसके बाद कुछ हमारे भारत की ये परंपरा भी रही। मैं खुद भी अपने मेरे उदाहरण है, हमें ये था कि ज्ञान को एडवर्टाइज नहीं करना, ज्ञान को पब्लिसाइज नहीं करना, मतलब ये एक अपने आप को दिखाना नहीं, ये एक हमारे वो कल्चर में रहा, तो उससे थोड़ा पिछड़ गया। फिर उसके बाद इतने लंबे पीरियड पर विदेशों का राज, उन्होंने नेचुरली हमारी संस्कृति को दबाने में सबकॉन्शियसली जानबूझकर एफर्ट किया।
हाँ, मैं तो कई बार ओपनली भी कहता हूँ कि भाई एक मकाले यदि हमारी 5000 साल की संस्कृति को ख़त्म करने में सक्षम है तो हम सारे मिलके उनकी 500 साल के विदेशी राज्य को ख़त्म करने में सक्षम नहीं थे क्या? अंग्रेजों ने ये हमें दिया था ऑक्सफोर्ड के मॉडल पे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये मॉडल हुआ करता था पहले, लेकिन हमारी स्वतंत्रता से भी 50-60 साल पहले ऑक्सफोर्ड में ख़त्म हो गया था। अगर विशेषकर एसईओ की बात करें तो आपने आईपी कॉलेज की भी स्थापना की, आईपी यूनिवर्सिटी, हाँ, बड़ा जो है आपका नाम है शिक्षा के क्षेत्र में। तो बाकी जो यूनिवर्सिटियां हैं विदेशों में भी, अपने यहाँ भी, उनसे अनूठी है बिल्कुल, क्योंकि इतने देश सारे मिलके पहली शायद विश्व की पहली यूनिवर्सिटी होगी इसको फंडिंग कर रहे हैं। तो ये यूनिक क्या है इसमें, बाकी यूनिवर्सिटियों से कैसे अलग होगी ये? नहीं, इसमें यही कहा कि इसमें यूनिक ये होगा कि आपका जो दृष्टिकोण है वो सिर्फ ये भी नहीं है कि भारत की प्रगति कैसे हो, वो ये है कि 8 देशों की प्रगति कैसे हो। जैसे हमने अभी एक क्लाइमेट चेंज का सेंटर शुरू किया, तो उसमें मैंने यही कहा था कि अब यदि कोस्टल एरियाज पे हमने रिसर्च करनी हो, भारत का सारा दक्षिण भारत कोस्टल है, श्रीलंका सारा कोस्टल है, मालदीव सारा कोस्टल है, बांग्लादेश में भी कुछ कोस्ट लगता है, तो सारे देश अपना अपना रिसर्च न करके यदि एक जगह रिसर्च करते हैं तो वो री इन्वेंटिंग दी व्हील की बजाय खर्चा एक जगह करके अच्छी रिसर्च हो जाए। साइक्लोन्स पे रिसर्च एक जगह हो, उससे प्रभाव कैसे मिटिगेट किए जा सकते हैं वो एक जगह हो। इसी तरह से लैंडस्लाइड एक एरिया है, हमारे देश में इतने प्रदेशों में लैंडस्लाइड की समस्या है। उत्तर भारत में देखें तो उत्तराखंड, हिमाचल, दक्षिण भारत में भी, अभी पीछे केरला में आपने देखा। अब यही समस्या नेपाल की भी है, यही समस्या अफगानिस्तान की भी है। तो हम यदि लैंडस्लाइड को यदि साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो उस पत्थर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नेपाल में गिर रहा है या उत्तराखंड में गिर रहा है। तो हम यदि रिसर्च के माध्यम ऐसे बनाएं कि रिसर्च एक जगह कर सकें, वहाँ के साइंटिस्ट भी यहाँ आ जाएं और एक जगह रिसोर्सेज करके करें पूल, तो उससे सबका भला होगा। ये इसका मेन उद्देश्य है। अगर हम बात करें कि फीस से संबंधित, और जो बच्चे यहाँ रिसर्च करेंगे तो उनके लिए कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स वगैरह भी? ऐसे रिसर्च वाले बच्चों के लिए तो मेरे ख्याल से इससे बेटर शायद हो ही नहीं सकता कुछ। यहाँ जितने पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं सबको कोई ट्यूशन फी नहीं देनी। अच्छा। सबको हॉस्टल का कुछ नहीं देना, हॉस्टल भी फ्री है, और उसके अतिरिक्त सबको 25,000 रुपया महीना स्कॉलरशिप भी मिलता है। अच्छा। तो सारे पीएचडी स्टूडेंट्स को ट्यूशन फ्री, हॉस्टल फ्री और 25,000 रुपया स्कॉलरशिप भी मिलता है। मास्टर्स में लगभग 1/3 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, बाकियों को फीस देनी पड़ती है, और फीस भी बड़ी नॉमिनल है। अभी तक $440 पर सेमेस्टर थी, जो रफली 35,000 रुपया पर सेमेस्टर, जिसको हम अगले साल से 600-800 करने जा रहे हैं, क्योंकि ये $440 13 साल पहले फिक्स हुई थी, तो उसको थोड़ा चेंज करेंगे। सर, एक सवाल और है, मेरे से भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी की गाइडलाइन के तहत आएगी या एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी रहेगी? ये संजय जी स्वायत्त है, और इसका यूजीसी, क्योंकि यूजीसी से इसलिए नहीं आ सकता, फिर कौन सी यूजीसी, 8 देशों की अलग अलग यूजीसी है, तो इसलिए इसके जो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ 8 देशों का, उसमें ये एक्ट में ही लिखा गया कि इस यूनिवर्सिटी की डिग्रियां सारी 8 यूजीसी से मान्यता ऑटोमेटिक समझा जाएगा। तो जो डिग्री ये यूनिवर्सिटी देगी वो 8 देशों की यूजीसी से ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज्ड है। ओके। तो कोई छात्र अगर एडमिशन लेना चाहे और उत्सुक हो कि भाई मुझे इसमें जाना है, तो उसके लिए उसको कौन कौन सी चीज़ें फॉलोअप करनी, क्या मार्क्स वगैरह का भी है या फिर नहीं? उसमें अभी तक हमारा एंट्रेंस टेस्ट होता है, ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट होता है, सारे देशों में सेंटर्स हैं, हम हर देश में सेंटर बनाते हैं, एंट्रेंस टेस्ट होता है और उसकी मेरिट के बेस पे एडमिशन होता है। कोटा बटा हुआ है हर देश का, जैसे भारत का 50%, पाकिस्तान का 10%, अफगानिस्तान का 10%, बांग्लादेश का शायद 8%, इस तरह से सब बटा हुआ है। और ये भी फार्मूला बना हुआ है कि यदि बांग्लादेश की सीट खाली रह जाए तो किसको जाएगी, और यदि सभी बाहर के देशों से ना भरे तो भारत को जाएगी।
तो इस तरह से ये फार्मूला बना हुआ है और बच्चे सारे देशों से आते हैं। बांग्लादेश में ज़्यादा भी ताज़ा तरीन प्रकरण हुआ है, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन वहाँ पे हुआ है, तो इसको कैसे देखते हैं कि हमारे साथ जो सहयोग है बांग्लादेश का, क्या वो प्रभावित होगा? ऐसा है, देखिए संजय जी, मेरा तो व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि शिक्षा में कोई विरोधाभास आना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये शायद एक आइडियल सी बात है, थोड़ा कभी आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है यदि आएगा भी तो एक टेम्पररी फेस होगा, क्योंकि यहाँ बांग्लादेश के छात्र हमेशा ही बहुत खुश रहे हैं और बांग्लादेश के हमारे फैकल्टी भी थोड़ी हैं, लाइब्रेरी में हमारा बांग्लादेश का है और सब ठीक रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि यदि ये पॉलिटिकल चेंज से थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा भी तो वो धीरे धीरे समझ आके ठीक हो जाएगा। और अभी मुझे लगता है क्योंकि जिनको अभी इंटरिम चार्ज दिया गया है यूनुस साहब को, वो खुद एकेडमिशियन हैं, तो इसलिए मुझे लगता है वो इस यूनिवर्सिटी की इम्पोर्टेंस समझेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव आए। प्रोफेसर साहब, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, आप इसको रन करेंगे, तो जो हमारे सार्क कंट्री हैं, सार्क कंट्री को एक रिलेवेंट सा हो गया था G20 के आने के बाद, तो क्या ये यूनिवर्सिटी उन सार्क देशों के बीच में एक सेतु का काम करेगी? ऐसा क्या मानते हैं कि जो हमारे आपसी मैत्री संबंध हैं वो भी मजबूत? देखिए, हमारा डायरेक्ट एजेंडा तो ये नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये मैत्री संबंध हमेशा ही संधियों से ज़्यादा आपसी मेलजोल से होते हैं। जब यहाँ बच्चे इकट्ठे पढ़ेंगे, एम्प्लॉय इकट्ठे काम करेंगे, तो आपस में शादियाँ भी होंगी, आपस में मित्रता भी होगी, तो वो अपने आप आगे संबंध बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि सांस्कृतिक तरीक़ों से, शैक्षणिक तरीक़ों से मित्रता हमेशा ही आगे बढ़ती है और उस दिशा में हम रहेंगे। डायरेक्टली ये पॉलिटिकल एजेंडा तो पॉलिटिकल लोगों को करना है। प्रोफेसर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दैनिक भास्कर को समय दिया और हमारे दर्शकों को इतनी शानदार जानकारी इस धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत। ये थे प्रोफेसर के अग्रवाल जी। मैं संजय शर्मा, दैनिक भास्कर के लिए दिल्ली से।